Bismillahirrahmanirrahim. After the sad demise of Professor Zubair Bhatti, we are over here. Today, our topic of discussion is damped oscillation. Damped oscillation का मतलब क्या है? Damped mean progressively dying away. यानी कि कोई चीज डाई होती जा रही है, उसकी ताकत में कमी आ रही है। अगर वो एम्पलीट्यूड वाइज है तो एम्पलीट्यूड छोटा छोटा होता जा रहा है। अगर एनर्जी है, एनर्जी वाइज आप बात करते हैं तो वो वीक होती जा रही है। जैसे आप देखते हैं कि झूला जो अमूमन बच्चे झूलते हैं, तो पहले झूले का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत बड़ा होता है। अगर उस पर मजीद फोर्स ना लगाई जाए तो ग्रेजुअली आप देखते हैं कि झूले का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जा रहा है और आखिरकार वो रुक भी जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डैम्पिंग के अमल से गुजर रहा है, क्योंकि उसके एम्पलीट्यूड में कमी होती जा रही है। तो प्रोग्रेसिवली डाइंग अवे, तो किसी चीज की यानी कि उसमें प्रोग्रेसिवली कमी आना, वक्त के लिहाज से यानी कि उसमें कमी आते जाना। ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, होता क्या है? एक्सपेंडिचर, एनर्जी जाया होती है। एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है खर्च होना। तो एनर्जी खर्च हो जाती है, जो सिस्टम के पास एनर्जी है वो खर्च हो जाती है। किस पर हो जाती है? फ्रिक्शन पर काबू पाने में। फ्रिक्शन भी तो है, उसे तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। एयर की फ्रिक्शन है, एटलीस्ट वो तो है ही है। तो उस पर काबू पाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिस्टम को अपनी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए। तो नतीजा क्या निकलता है कि वो प्रोग्रेसिवली डाइंग अवे, तो उसकी एनर्जी में, उसके एम्पलीट्यूड में, उसकी एनर्जी में वक्ती तौर पर वक्त के गुजरने के साथ साथ कमी आ जाती है। जी, ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय फ्रिक्शन और अदर मीन्स। फ्रिक्शन किसी शक्ल में भी हो सकती है। हो सकता है कि जहां पर झूला बंधा हुआ हो वहां पर कोई फ्रिक्शन वगैरह उसे रोक रही हो, या कोई बंदा आकर उसे रोक देता है, या किसी चीज से वो टक्कर खाती है उसे, यानी कि जिसकी वजह से उसकी एनर्जी में कमी आ जाती है, तो उसके एम्पलीट्यूड में कमी आती है। प्रोग्रेसिवली डाइंग अवे, वक्त के लिहाज से जी उसमें कमी आना। ये तो था डैम्प्ड का मतलब, मैंने बताया। डैम्प्ड क्या चीज है? तो डैम्प्ड का मतलब है प्रोग्रेसिवली डाइंग अवे, यानी कि क्या होना? डाइंग अवे, कम यानी कि मरते जाना, यानी कि कोई चीज एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, यानी कि उसकी एनर्जी में कमी आ रही है। तो अमूमन मैं थोड़ा सा डैम्प्ड ऑसिलेशन से पहले आपको फ्री ऑसिलेशन के मुतालिक कंसेप्ट देना चाहूंगा। तो फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं? फ्री ऑसिलेशंस ऐसी such oscillations where the amplitude of the oscillating body, in case of simple harmonic motion, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस को भी ले सकते हैं, क्योंकि यकीनी बात है सिंपल हार्मोनिक मोशन भी स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है कि when the amplitude of a vibrating body in simple harmonic motion remains constant with the passage of time, such oscillations are known as free oscillations. तो ऐसी oscillations जिनका एम्पलीट्यूड जी कांस्टेंट रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती,
तो इस किस्म की ऑसिलेशंस को आप फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं जी। व्हेन द एम्पलीट्यूड of a vibrating body remains constant with the passage of time, then such oscillations are called G, free oscillations. When the amplitude of a vibrating body remains constant with the passage of time. और याद रख लें कि फ्री ऑसिलेशंस एक आइडियल सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर सिस्टम आइडियल है तो देन फ्री ऑसिलेशंस आर पॉसिबल। अदरवाइज किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन पाई जाती है तो फ्री ऑसिलेशंस पॉसिबल नहीं है। रुकावट यकीनी बात है किसी किस्म की है तो सिस्टम के एम्पलीट्यूड में ग्रेजुअली कमी आनी है, चाहे वो कमी आहिस्ता आहिस्ता है या ज्यादा, वो फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है जी। तो फ्री ऑसिलेशंस आर पॉसिबल फॉर एन आइडियल सिस्टम इफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज आइडियल, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। Free oscillations are possible for an ideal system आइडियल सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम जो कि फ्री हो हर किस्म की रेजिस्टिव फोर्सेस से। तो आइडियल सिस्टम जो होता है क्या होता है? फ्री फ्रॉम रेजिस्टिव फोर्सेस। तो हर किस्म की रेजिस्टिव फोर्सेस से वो पाक होता है, वो आइडियल सिस्टम होता है। किसी किस्म की कोई डेसिपेटिव रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होती। तो यकीनी बात है तो ऐसा सिस्टम तो अपने जो एम्पलीट्यूड है उसमें फॉर द इनडेफिनेट पीरियड जी, आप अंदाजा, यकीनी बात है अगर जमीन के ऊपर फ्रिक्शन ग्रेविटी हटा दें और एक बॉल को रोल करें तो इट विल कीप ऑन रोलिंग फॉर एवर। क्यों? क्योंकि किसी किस्म की कोई रुकावटी कुव्वत है ही नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं है। जमीन की जी फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है और ग्रेविटी है, ये सारी फोर्सेस अगर खत्म कर दी जाएं तो यकीनी बात है वो हमेशा के लिए रोल करती रहेगी। तो इसी तरीके से ऑसिलेटिंग सिस्टम से भी तमाम अगर रेजिस्टिव फोर्सेस हटा दी जाएं तो वो भी कीप ऑन ऑसिलेटिंग फॉरएवर, वो भी हमेशा के लिए क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा। तो इस किस्म की ऑसिलेशंस जो होती हैं उनको हम फ्री ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। मैं अगर उसका कोई एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी मैं कर दूं तो उनको ग्राफिकली कैसे जाहिर करते हैं मैं वो थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसको ग्राफिकली इस साइड पर आप टाइम कर दें और इस साइड पर आप एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ऑसिलेटिंग बॉडी जो होती है वो मीन पोजीशन से इस तरफ भी और मीन पोजीशन से इस तरफ दोनों साइड ऊपर मूव करती है। तो एक को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी साइड को आप नेगेटिव लेंगे, तो अपर साइड अगर पॉजिटिव होगी तो लोअर साइड नेगेटिव होगी। और वक्त के लिहाज से तो आप देखेंगे कि वक्त के लिहाज से इसमें कोई कमी नहीं आ रही। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी ये वेव उसकी जो है वो जा रही है, किसी किस्म की कमी वक्त के लिहाज से नहीं आ रही। तो इस किस्म की ऑसिलेशंस जो हैं जिनके एम्पलीट्यूड में कमी फॉर द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो नहीं आती, कम नहीं होता है एम्पलीट्यूड, तो ये फ्री ऑसिलेट कर रहा है। इस किस्म की ऑसिलेशंस को आप फ्री ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। अब मैं आ जाता हूं डैम्प्ड ऑसिलेशंस की, मैं बात करता हूं कि किस किस्म की होती हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। जी, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाई है ये फ्री ऑसिलेशन के लिए है, और आगे फिर मैं बनाऊंगा जी डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए। जी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, फ्री ऑसिलेशंस आप लोगों ने समझ लिया। डैम्प्ड ऑसिलेशंस लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको फ्री एक आइडियल सिस्टम हमें अवेलेबल होता नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश करूं, ये तमाम जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं ये अनअवॉइडेबल हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता एक आम रोजमर्रा जिंदगी में। तो इन प्रैक्टिस द एम्पलीट्यूड of a vibrating body does not remain constant. It is your common observation. In practice, the amplitude of a vibrating body को oscillating body भी कह सकते हैं, of vibrating body does not remain constant. उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, but progressively becomes smaller and smaller. But progressively becomes smaller and smaller. Such oscillations are called damped oscillations, जिनके एम्पलीट्यूड में क्या आ रही है, कमी वाक़ई हो रही है। क्या हो रही है? कमी वाक़ई हो रही है। तो अब यानी कि थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि वो क्या होता है, उसमें कमी वाक़ई होती है। सो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कैन बी डिफाइंड एज damped oscillations can be defined as, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं?
the oscillations, ऐसी oscillations, the oscillations of a vibrating body in the presence of some resistive forces. कौन सी होती हैं रेजिस्टिव फोर्सेस? एयर भी रेजिस्टिव फोर्स है, और अगर कोई किसी चीज के साथ वो रगड़ खा रहा है वो भी रेजिस्टिव फोर्स है. इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस, like एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, तो इस किस्म की जी ऑसिलेशंस को आप डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं. और इसकी अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो जो एक बॉब है जी, फॉर एग्जांपल the amplitude of the bob of simple pendulum becomes smaller and smaller due to air resistance. जी, एयर रेजिस्टेंस की वजह से आप देखते हैं कि जो बॉब है उसके एम्पलीट्यूड में, आप खुद ऑब्जर्व करें, आप बैठ जाएं, एक बॉब को पहले ऑसिलेट कर दें और फिर उसको ऑब्जर्व करें. थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसके एम्पलीट्यूड में अच्छी खासी कमी आ गई है. किसकी वजह से आ गई है? वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और एयर तो बिल्कुल एक प्रोमिनेंट फैक्टर है जी. फॉर एग्जांपल, द एम्पलीट्यूड ऑफ the bob of simple pendulum becomes smaller and smaller due to air resistance, एयर फ्रिक्शन. ये तो था डैम्प्ड ऑसिलेशन के हवाले से बात. अब अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बनाना चाहूं तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जी उसी तरीके से आप जी टाइम इंडिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट है, उसको वाई एक्सेस के साथ कर दें और टाइम को एक्स एक्सेस के साथ कर दें. तो इस साइड पर हमारे पास टाइम है जी, और इस साइड पर आपका एम्पलीट्यूड है. पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड में वक्त के लिहाज से कमी आती जाएगी, कि एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है.
ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं उनके एम्पलीट्यूड में कमी, क्यों एम्पलीट्यूड में कमी आती है, एनर्जी ज़ाय होती है, एनर्जी डेसिपेट होती है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। और मैकेनिकल एनर्जी दरअसल रेजिस्टिव फोर्सेस पर ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। याद रख लें कि अगर मैं बात करूं फ्री ऑसिलेशंस में, फ्री ऑसिलेशंस की, तो वहां पर आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो इन फ्री ऑसिलेशंस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। बहुत सारा मैकेनिकल एनर्जी का हिस्सा, मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट रेजिस्टेंस पर काबू पाने में इस्तेमाल हो जाता है। उसमें तो मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, यानी कि किसी मकाम पर सिस्टम में काइनेटिक ज़्यादा होती है, पोटेंशियल कम, और फिर काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल बैक काइनेटिक में चेंज हो जाती है, ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन मैकेनिकल एनर्जी जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक बात ये भी आप जहन में रखेंगे, तो इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशंस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains constant, and in case of damped oscillation mechanical energy of the system does not remain constant. So you should keep in mind जी। अब मैं इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डैम्प्ड ऑसिलेशंस की आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे और कहां इस्तेमाल करते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, एप्लीकेशन ऑफ डैम्पिंग, तो प्रैक्टिकल अमूमन अगर आप कार में या गाड़ियों में आप सफर करते हैं तो गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर्स, जिनको डैम्पर्स कहते हैं, लगे हुए होते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर जब गाड़ी किसी बम्प के ऊपर से गुजरती है तो उसमें जो वायलेंट किस्म की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हो जाती है, मोशन अपवर्ड डाउनवर्ड जर्क्स, इनको डेसिपेट किया जाए, इनको डैम्प्ड किया जाए, इनको किसी तरीके से इस एनर्जी को वेस्ट किया जाए, इसका एक्सपेंडिचर किया जाए। तो इसको कैसे खर्च करना है वो हम फ्रिक्शन में इसको खर्च कर देते हैं। कैसे फ्रिक्शन करनी है, डैम्पर्स के अंदर जो होता है वो इसको मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, फ्रिक्शन आपको पता है जब कभी भी कोई चीज़ फ्रिक्शन पैदा होती है तो उससे हीट पैदा होती है। तो इसमें पिस्टन के अक्रॉस जो ऑयल है वो उसके छोटे छोटे वाल्व में से गुजरकर हीट में तब्दील होती है, वहां पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी, और इस तरीके से जो एक किस्म का अनकंफर्ट पैदा होता है गाड़ी के अंदर, उसको क्या होता है, उससे बचने के लिए हम शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करते हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर or dampers are the practical application of damping। क्या होते हैं ये डैम्पर्स? ये डिवाइसेस हैं। क्या हैं?
डिवाइसेस हैं जो कि जी मैकेनिकल एनर्जी को जी शॉक एब्जॉर्बर इज अ डिवाइस, it is a device which converts mechanical energy वो शॉक, वो जो आपको अपवर्ड डाउनवर्ड जर्क्स लग रहे हैं जो कि वायलेंट किस्म की आपकी क्या है, वाइब्रेशंस हैं। तो मैं साथ इसको लिख देता हूं जी, वायलेंट जी क्या, वाइब्रेशंस। मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। It is a device which converts mechanical energy into heat energy. ये कैसा होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर आप देख लें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन। और कैसा पिस्टन होता है, पिस्टन में छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, जिनको वाल्व्स कहते हैं। और ये पिस्टन एक चैम्बर में क्या करता है, मूव करता है, और उस चैम्बर में जी ऑयल भरा हुआ होता है। तो अगर आप बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, डैम्पर की कंस्ट्रक्शन की, तो इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ a piston with small holes or valves G, which can move in a chamber moving through a chamber filled with oil. तो मैं थोड़ा सा इसकी शेप हल्की सी बना देता हूं आपको रफ से। देखें हमारे पास जी ये पिस्टन है, पिस्टन में ये स्टील रॉड आपका आ रहा है जो कि नीचे से कनेक्टेड होगा किसके साथ, एक्सल के साथ। तो यहां पर ये एक्सल के साथ, गाड़ी का जो एक्सल होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है टू एक्सल। और ये जो हमारे पास पिस्टन है, ये इसमें वाल्व्स लगे होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनमें से ऑयल निकल कर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। आप देख रहे हैं ये इसमें से ऑयल, और ये एक चैम्बर में बंद होता है, एक चैम्बर है ये जी, ये चैम्बर है जिसमें ये बंद है और इसमें ऑयल भरा हुआ है। और ऊपर जो है ये कार बॉडी के साथ
कनेक्टेड होता है टू कोर बॉडी। जी ये पिस्टन है गोल जो आपको दिखाई दे रहा है, पिस्टन है। मैं यहां बना देता हूं इसको, पिस्टन। और ये छोटे छोटे जो हैं ये वाल्व्स हैं, सुराख हैं। जब ये मूव यानी कि बम्प में से गुजरती है गाड़ी तो इसमें जर्क पैदा होते हैं। लेकिन ये पिस्टन ऊपर जब जाएगा तो ऑयल को नीचे आना पड़ेगा, तो ऑयल जो है वो नीचे आता है, वो छोटे छोटे सुराखों से गुजरता है। और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिर ऊपर वाला ऑयल नीचे आता है। तो यकीनी बात है ऑयल को गुजरने के लिए वक्त लगता है, और वो छोटे छोटे चूंकि सुराखों से गुजरता है तो ये उसमें क्या तब्दील हो जाता है, फिर ये हीट एनर्जी में, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी। तो जो वायलेंट किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं वो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती हैं। तो ये काम कैसे करता है थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूं। व्हेन अ कार वर्किंग, इसकी जो एक लिटिल बिट में हल्की सी वर्किंग भी बता रहा हूं, कैसे ये वर्क कर रहा है। When a car passes over a bump, जैसे ये ऐसे एक ऊंट के कुहान की तरह बड़ा सा जंप बना हुआ होता है, ये passes over a bump, then the passengers sitting inside या occupant sitting inside, then the passenger sitting inside experience violent jerks, violent vibrations, वायलेंट वाइब्रेशंस, जर्क्स, झटके लग रहे हैं। अब इनको सीधी सी बात है, यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो गई है। तो दीज वायलेंट जर्क्स या वाइब्रेशंस जो है क्या, ये मैकेनिकल, उसके गुजरने की वजह से जो उसको मैकेनिकल एनर्जी मिली है। जी अब इसका रोल शुरू होता है, किसका, डैम्पर का, शॉक एब्जॉर्बर का। तो जब गाड़ी ऊपर नीचे होती है तो इसके ऑयल, यानी कि जब ये पिस्टन ऊपर या नीचे होता है तो अल्टीमेटली ऐसे नहीं हो सकता, जब ये ऊपर जाएगा तो ऑयल नीचे आएगा, जब ये खुद नीचे आएगा तो ऑयल को ऊपर जाना पड़ेगा। यकीनी बात है, इतना स्पेस तो होता नहीं है। तो यकीनी बात है अगर ये खुद पिस्टन ऊपर जाता है तो ऑयल नीचे आता है, और ऑयल कहां से गुजरता है, वो इसके वाल्व में से गुजरता है। तो यकीनी बात है मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, हीट एनर्जी में चेंज होती है। तो वायलेंट जर्क्स, to avoid such problems, to avoid such problem, this difficulty, अब क्या होगा, the shock absorber कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी। जर्क दरअसल क्या है, मोशन है, मैकेनिकल एनर्जी है। जी टू अवॉइड सच प्रॉब्लम, द डैम्पर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी
into heat energy into ऑयल थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा। जब आप कभी गाड़ी चलती हुई को देखें, रोकें और थोड़ा सा आप उसका जो शॉक है, तो शॉक के करीब आप थोड़ा सा हाथ अगर थोड़ा सा उसको टच करें तो आपको ये गर्म दिखाई देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बार बार जो जर्क्स लग रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील किया जा रहा है इनकी तरफ से। जो अच्छी गाड़ियां होती हैं उसके अंदर जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं वो फील भी नहीं करते इन जर्क्स को, क्योंकि उनके शॉक एब्जॉर्बर बहुत अच्छे होते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।